जो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है ड्रग एडिक्शन का काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ रखता है कुछ और डिज़ीज़ के साथ। जैसे डायबिटीज़ की एक मर्ज़ है कि उसके अंदर बॉडी जो है पेशेंट की इट इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट द शुगर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वो शुगर का लेवल इंक्रीज़ रहना शुरू हो जाता है। तो अगर इसी वाली सेंस को शुगर के बजाय हम नशे को कर लें कि नशे की बीमारी के अंदर जो पेशेंट है उसकी बॉडी नशे को हज़म नहीं कर पाती, तो उसका जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो हज़म नहीं हो रहे होते, वो फिर ब्लड के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ड्रग एडिक्शन है कि किसी पेशेंट के जिस्म के अंदर नशे को हज़म करने का निज़ाम, नशे को मेटाबॉलाइज़ करने का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाए। हुँ, यानी कि जो वो ड्रग करता है, जिस तरह से सिस्टमैटिकली ड्रग जो है वो बॉडी में ब्रेक डाउन होती है, तो वो ब्रेक डाउन का निज़ाम बीच में ही कहीं रुक जाए और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का बनना शुरू हो जाए और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करते हुए ब्रेन तक भी जब जाएँ तो ब्रेन को डैमेज करें, जिससे इंसान की सोचने समझने की सलाहियत, फ़ैसला करने की सलाहियत और लाइफ उसकी जो है डिसफंक्शनल होती है। हमें जो बात करनी पड़ती है इलाज के मुतल्लिक भी, वो ना सिर्फ पेशेंट के साथ बल्कि ज़्यादातर उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही करनी पड़ती है कि उनको इलाज के अंदर उनको इलाज के मुतल्लिक गाइड करना पड़ता है कि बीमारी है क्या, इसके अंदर क्या खसूसियात हैं, वही बातें कि प्राइमरी है, क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फेटल भी बन सकती है। और इसके अंदर किस तरह ये डिनायल आ सकता है, तो किस तरह उसको मैनेज करना है। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। मैं आपका होस्ट मेज़बान डॉक्टर अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे साथ जो मंडे का दिन है तो हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल साहब। वेलकम टू द शो जसपाल साहब। थैंक यू। एंड जिस तरह मंडे को हम जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनको उनकी मैनेजमेंट जो है उनको डिस्कस करते हैं। इनके पीछे जो एटियोलॉजी है कि किस तरह ये प्रेजेंट करते हैं, किस तरह ये पेशेंट के ब्रेन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उन सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक बाइपोलर डिप्रेशन एंड मल्टीपल अदर डिसऑर्डर्स जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी और जो एंजाइटी है उनको डिस्कस किया। तो इसी तरह आज के दिन वंस अगेन वी आर हेयर, और आज का जो डिसऑर्डर है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके मुतल्लिक बात करेंगे, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, इट इज़ सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, जो ज़्यादातर जिसे जाना जाता है कि एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन, नशे की बीमारी, तो वो कैसे प्रेज़ेंट करती है, उसके अंदर जो ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं वो क्या चेंजेस हैं, और किस तरह ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उनकी फैमिली मुतासर हो रही होती हैं इस बीमारी के साथ। इसी के साथ जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर एसयूडी या ड्रग एडिक्शन है, नशे की बीमारी है, इसके साथ साथ हम डिनायल जो मेन फैक्टर होता है डिज़ीज़ का, उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये खुद फरेबी पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को डिट्रैक कर रहे होते हैं। जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर आने में मुश्किलें क्रिएट कर रहे होते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ के डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट क्या है ये नशे की बीमारी का, ड्रग एडिक्शन का। तो जसपाल साहब। जी, अगर बिल्कुल सिंपल हम इसको देखें कि व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन, तो ड्रग एडिक्शन है कि किसी पेशेंट के जिस्म के अंदर नशे को हज़म करने का निज़ाम, नशे को मेटाबॉलाइज़ करने का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाए। हुँ, यानी कि जो वो ड्रग करता है, जिस तरह से सिस्टमैटिकली ड्रग जो है वो बॉडी में ब्रेक डाउन होती है, तो वो ब्रेक डाउन का निज़ाम बीच में ही कहीं रुक जाए और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का बनना शुरू हो जाए और वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करते हुए ब्रेन तक भी जब जाएँ तो ब्रेन को डैमेज करें, जिससे इंसान की सोचने समझने की सलाहियत, फ़ैसला करने की सलाहियत और लाइफ उसकी जो है डिसफंक्शनल होती है। तो हुँ, अगर बिल्कुल सिंपली हम इसको देखें तो ड्रग एडिक्शन जो है सब्सटेंस का मेटाबॉलिक एरर आना है कि कोई इंसान ड्रग लेना तो चाहता है लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र भी आएँगे
जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर आपको डिसफंक्शनैलिटी नज़र नहीं आती। वो अपने हुँ, काम-काज वगैरह वगैरह ठीक-ठाक कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो जो लोग नशे की बीमारी का शिकार होते हैं, वो भी कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई करते हैं, फलाँ बंदा भी तो नशा करता है। और फैमिली मेंबर्स जो हैं, लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ, फलाँ बंदा नशा करता था लेकिन वो आप जैसा नहीं करता। सो आपको हुँ। इस तरह की बहुत सारी बातें अपने सराउंडिंग में सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि हर नशा करने वाले इंसान को नशे की बीमारी नहीं नहीं होती। होती। तो इसको अगर इस तरह हम कर लें कि जो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है ड्रग एडिक्शन का, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ रखता है कुछ और डिज़ीज़ के साथ। जैसे डायबिटीज़ की एक मर्ज़ है कि उसके अंदर बॉडी जो है पेशेंट की इट इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट द शुगर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वो शुगर का लेवल इंक्रीज़ रहना शुरू हो जाता है। तो अगर इसी वाली सेंस को शुगर के बजाय हम नशे को कर लें कि नशे की बीमारी के अंदर जो पेशेंट है उसकी बॉडी नशे को हज़म नहीं कर पाती, तो उसका जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो हज़म नहीं हो रहे होते, वो फिर ब्लड के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन ये बनता है कि कुछ जिन लोगों में ये डिज़ीज़ पैदा हो जाती है, जो नशे की बीमारी आ जाती है, इनकी रेशियो साइंस कहती है कि अराउंड 20% है। कि अगर 100 लोग नशा करेंगे तो उसके अंदर से 20 पर जो लोग हैं उनमें वो नशे की बीमारी आ सकती है, और वो नशे की बीमारी की वजह से उनकी खराबियाँ आ सकती हैं। तो इसे जो कहा जाता है कि ये बुनियादी प्राइमरी क्रॉनिक मतलब हयाती जो ज़्यादा देर तक चलने वाली इस तरह की बीमारी है, जो साथ साथ प्रोग्रेसिव भी है, और अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो फेटल भी बन सकती है। तो इन चारों बातों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये प्राइमरी है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है और फेटल इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। ये चार नुकात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो एक पेशेंट को और उनकी फैमिली को समझने की ज़रूरत है जब भी वो इलाज में आते हैं, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो उनकी बीमारी के बारे में। कि जिस तरह बाकी प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया हो गया, तो ये काफ़ी प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं। कि प्राइमरी कहते हैं उन बीमारियों को जिनके पीछे कोई कॉजेटिव फैक्टर और कोई नहीं होता, कि वो बुनियादी बीमारियां हैं, वो ऑन देयर ऑन बीमारी क्रिएट होती हैं। उनके पीछे कॉज देखी जाए तो कोई जीन से विरासत में मिली होती बीमारियां हैं, कि जीन्स के अंदर कोई ख़राबी है। जीन्स का ऐसा रोल होता है कि वो बता रहे होते हैं एक पर्सन, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर सेट ऑफ जीन्स होते हैं। 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 टोटल। तो उनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, तो वो जीन्स बता रहे होते हैं कि अच्छा इस इंसान का जो स्किन कलर है वो क्या होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, आंखों का कलर कैसा होगा, बाल होंगे नहीं होंगे, बालों का कलर क्या होगा, मतलब कि हाइट क्या होगी, हुँ। कि हर जो कैरेक्टरिस्टिक है इंसान की उनको बता रहे होते हैं कि अच्छा इस इंसान की ये खसूसियात होंगी। तो हर इंसान की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं। इसी तरह जो प्राइमरी बीमारियाँ होती हैं, वो इन जीन्स को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इन जीन्स की ख़राबी की वजह से वो प्रेज़ेंट कर रही होती हैं। और जैसे मैंने बताया कि उनके अंदर डायबिटीज़ आ जाती है, कैंसर आ जाता है, हाइपरटेंशन ब्लड मतलब कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना, ये आ जाता है। और इसी तरह जो साइकियाट्रिक डिज़ीज़ेज़ हैं, बाइपोलर की और ड्रग एडिक्शन की और बाकी भी बीमारियाँ, ये सारी जीन्स की, ये सारी जेनेटिक, ये सारी विरासत में मिली हुई बीमारियाँ कहलाती हैं। यानी कि सीड जो है बेसिकली जीन्स हैं। बिल्कुल, और अगर उस बीज को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है बिल्कुल। तो जिसके अंदर वो ग्रो कर सके तो फिर बीमारी सरफेस हुँ, पे आएगी। बिल्कुल। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो जीन्स के अंदर बीमारी है, वो उधर पड़ी है। लेकिन अगर उसको फ़ेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, फ़ेवरेबल कंडीशन से मुराद कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, कोई ट्रिगर, कोई इस तरह का एक्सपोज़र। एक्सपोज़र कि उससे वो फिर सामने आ जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो बीज की, जो आपने सीड की एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक बीज है, वो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी बीज को हम उठा के किसी मिट्टी में डाल दें, उसको पानी दें, तो वही बीज जो टेबल पे पड़ा हुआ था, वो अब ग्रो करना शुरू हो जाएगा। वो कोई पौधा बन जाएगा,
फूल निकल आएँगे। तो इसी तरह ये जीन्स की जो बीमारियाँ हैं वो ऐसी होती हैं कि वो जीन्स के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेज़ेंट भी करेंगी, वो इज़हार भी करेंगी, वो बाहर भी आएँगी, वो हुँ, पता भी लगेगा कि अच्छा अब बीमारी से ख़राबी भी आ रही है। लेकिन अगर उसी जीन्स को इस तरह के एनवायरनमेंट मिल जाए जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, कोई एक्सपोज़र है, तो उससे वो ख़राबी आ जाती है। जो नशे की बीमारी है उसके अंदर ये एक्सपोज़र होता है कि पहली बार जब पेशेंट नशा करता है, वो हो सकता है कि अब सिर्फ़ बोरियत के लिए कर रहा हो, अपने दोस्तों के इधर बैठा हुआ है तो बाकी सारे कर रहे हैं इसलिए कर रहा हो, अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हो, मतलब कोई भी रीज़न बन सकती है। लेकिन अगर उस मरीज़ के अंदर, उस बंदे के अंदर जीन्स की ख़राबी है कि उनके जीन्स में ये क़ुव्वत नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है कि उस नशे को प्रोसेस कर पाएँ, तो फिर वो ड्रग एडिक्शन डेवलप हो जाएगी। प्रेसिपिटेट एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि सामने आ जाएगी। वो बीमारी जो पहले जीन्स के अंदर थी लेकिन उसको कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा था, उसको कोई एक्सपोज़र नहीं मिल रहा था। अब एक्सपोज़र मिला है, तो बीमारी अब वो सामने आ गई। फैमिलीज़ का इसमें क्वेश्चन होता है कि पहले तो बिल्कुल ठीक था, हुँ, अब कैसे खराबी आ गई? तो ओवर द टाइम ये आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं बीमारियाँ। मतलब कि बिल्कुल। जीन्स के अंदर थी, जो बीमारी थी वो ऑलरेडी जीन्स के अंदर मौजूद थी, लेकिन उसको एक्सपोज़र इस तरह का कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ था, तो वो कोई मसला नहीं कर रही थी। जैसे इवन काफ़ी लोग होते हैं जिनकी जनरेशन्स डायबिटीज़ के साथ होती है, मतलब कि फ़ादर के अंदर होगी, ग्रैंडफ़ादर के अंदर होगी, तो वो डायबिटीज़ की एक लाइन चलती आ रही है। लेकिन एक बच्चा आएगा कि उसने अपनी सेहत का ख़्याल रखा, अपनी डाइट का ख़्याल रखा। डॉक्टर सदाकत अपनी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अर्ली एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपनी डाइट का ख़्याल रखना है, यानी कि अपने जीन्स को बीट करना है। अपने जीन्स को बीट करना है। तो ही वाज़ एबल टू, कि उनके भाई को भी है, बड़े भाई को भी है, बाकियों को भी है घर के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी डाइट का इस तरह ख़्याल रखा कि उनको डायबिटीज़ डेवलप नहीं हुई। बिल्कुल। और ये जो डिज़ीज़ कांसेप्ट अभी आपने जो 2 हुँ, पॉइंट्स बताए कि एनवायरनमेंट जो है और हुँ, जीन्स का इसके अंदर रोल है, तो ये एक बहुत बड़ी बाज़ दफ़ा डिफ़िकल्टीज़ भी आती है जब हम फैमिलीज़ के साथ डिज़ीज़ कांसेप्ट को डिस्कस करते हैं या इवन पेशेंट भी हमें बताते हैं कि अगर मेरी फ़लाँ जो मेरी ज़रूरियात है, अगर मेरी कोई वांट वो पूरी हो जाती, हुँ, अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ना होता घर का, तो मैं शायद नशा ना करता। बिल्कुल। या बाज़ दफ़ा और इस स्टोरी को घर वाले भी बहुत अच्छे से मान रहे हुँ, होते हैं कि बचपन में इसको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, हुँ, जिस वजह से ये नशे की तरफ गया। यस। तो यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट ये है कि नशा करने की रीज़न सोशल भी हो सकती है, मीन्स सोशल प्रेशर हो सकता है उसके अंदर, हुँ, या कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकती है। स्ट्रेस था, अच्छे से कोपिंग नहीं आती थी, तो किसी वजह से किसी ने शुरू किया। हुँ, लेकिन जब हम किसी को सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर डायग्नोज़ करते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि उसकी बॉडी अब जो है फिट नहीं रही कि वो नशे को मेटाबॉलाइज़ कर सके। हुँ, तो अब मसला जो है वो नशे के साथ मसला नहीं आया, बल्कि उस नशे का उस इंसान की बॉडी के साथ जो रिएक्शन है, वो हुँ, प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट अहम है समझने वाला कि नशे की बीमारी जब हो जाती है किसी को, फिर जो रीज़न्स पेशेंट देता है या फैमिली देती है, अगर वो सारी रीज़न्स ख़त्म कर भी दी जाएँ, फिर भी बीमारी वहीं रहेगी। जैसे डॉक्टर सदाकत भी अपने एक बुकलेट में लिखते हैं कि तीली अगर बुझ भी जाए, तो चूल्हा जलता रहता है। सो बिल्कुल। तो एक जो प्रेसिपिटेट हो गया सामने, वो तो हो गया। अब जो बीमारी थी वो तो सामने आ गई है, तो उसको तो मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके पीछे कॉज़िटिव फैक्टर्स पे हम जा सकते हैं कि अच्छा चाइल्डहुड में इस तरह का मसला रहा है, उसके बाद फैमिली के अंदर हिस्ट्री रही है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, फैमिली से भी डिस्कस करते हैं, पेशेंट से भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब पेशेंट के लिए ज़िम्मेदारी नहीं है। हम पेशेंट को कहते हैं कि येस वी अंडरस्टैंड कि किसी सरकमस्टांस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये सारी खराबियाँ आई हैं। लेकिन डिज़ीज़ को मैनेज करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको मैनेज करना, इसको साथ लेके चलना आपने ही करना है। तो जो आपने बात की साथ ही सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि सब्सटेंस कहते हैं कोई भी नशावर चीज़ को, यूज़ मतलब इस्तेमाल, डिसऑर्डर जब आ जाता है बात, जब डिसऑर्डर जहाँ पे भी बात आएगी, तो वही 4 डोमेन्स जो हेल्थ के हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इन चारों एस्पेक्ट्स में से कोई एक एस्पेक्ट या चारों के चारों डोमेन्स अफ़ेक्ट हो रहे होंगे। तो इसी तरह ये जो डिसऑर्डर है इसको
ट्रांसलेट किया जाए तो नशे के इस्तेमाल से जो आपकी जिस्मानी, मेंटल, सोशल, समाजी या स्पिरिचुअल जो है लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो उसका नाम नशे की बीमारी है। बिल्कुल। और बाज़ दफ़ा ये सिम्पटम्स जो ज़ाहिर हो रही होती हैं, पेशेंट भी उनकी तरफ इतना फ़ोकस नहीं करता और हुँ, फैमिली भी उन सिम्पटम्स को इतना ध्यान से नहीं देख रही होती। हुँ, क्योंकि जैसे आपने डिज़ीज़ की नेचर में ही बताया कि एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, बिल्कुल। कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इस बीमारी की अलामात मज़ीद शिद्दत से सामने आती हैं। हुँ, तो पेशेंट भी कहीं न कहीं अपने आप को यही स्टोरी सुना रहा होता है कि मेरे हालात फ़लाँ इंसान जैसे तो नहीं है जो नशा करता है, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। हुँ, इसी तरह घर वाले भी यही सोच रहे होते हैं कि अगर कोई स्ट्रीट तक चला गया है, तो वो शायद कोई नशे का मरीज़ होगा और वो इस वेट के अंदर बहुत सारा जो वक़्त है वो गुज़रता चला जाता है और बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस पेशेंट की ज़िंदगी को डिसफ़ंक्शनल करती है। घर के अंदर जो है तसादम बर्पा होने लगता है। तो यानी कि जितना अर्ली हम इन सिम्पटम्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्योंकि ये तो हमने भी बात की कि एक जीन्स के अंदर इस बीमारी की इन्फॉर्मेशन होती है या जी जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन होना ज़रूरी है। लेकिन ये अब नहीं पता कि कोई इंसान ड्रग करेगा, तो क्या कल को वो हुँ, हुँ, नशे का मरीज़ होगा कि नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हुँ, ड्रग जो है किसी भी फ़ॉर्म में इंसान जब इस्तेमाल करता है, तो वो रिस्की है उसके लिए, क्योंकि 20% में वो आता है कि वो हुँ, नहीं आता ये उसको नहीं पता। हुँ, सो ये चीज़ जो है। यस। इसमें इस तरह कह सकते हैं कि हर नशा करने वाला नशे की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये अंदाज़ा लगाना कि किस में एडिक्शन डेवलप होगी, किस में नहीं होगी, ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें वैसे ही कहते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी मसला है, ज़हनी है, कोई भी एंग्ज़ायटी है, तो उसको रिलीव किया जा सकता है, बात करके, सीबीटी इन्वॉल्व करके, मतलब किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। हो सकता है कि उस बीमारी के लिए आपको कोई मेडिकेशन दे दें। लेकिन जो वो मरीज़ है उसको वो सेल्फ मेडिकेट कर रहा होता है विद नशा। तो क्विक फिक्स के तौर पे। यस, एज़ अ क्विक फिक्स, फिक्स भी नहीं, क्विक फिक्स, कि जल्दी-जल्दी मेरा जो मूड ख़राब हुआ हुआ है वो ठीक हो जाए। मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे किसी ने कुछ कह दिया है, तो अब ये जो मुझे बेचैनी हो रही है इसको मैंने फ़िक्स करना है। इसके लिए वो नशे का सहारा लेता है और उसको वो मिल भी जाता है इनिशियल फर्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर, फ्यू मंथ्स के लिए इवन, कि उसका जो मूड है वो बेहतर हो जाता है। उसे तो लगता है कि ये तो वाह! ये तो क्या बात हो गई। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसी बिल्कुल। स्टिमुलेंट जो है मेडिकेशन हुँ, लेने के बाद कहते हैं हमारे बड़े अच्छे मार्क्स हमने एग्ज़ाम्स अच्छे अच्छे होना शुरू रहे। हो गए। वीड यस। का इस्तेमाल करके बहुत तेज़ दिमाग चलने लगता है। सो हुँ, ऐसे एडवोकेट करते हुए आपको नज़र आते हैं लोग। हुँ, लेकिन ये जो चीज़ है कि क्या उनमें एडिक्शन डेवलप होगी कि नहीं होगी, ये जो है आगे चल के इन चीज़ों का पता चलता है। हुँ, और अगर कोई नशे का मरीज़ ना भी हो आगे चल के, हुँ, लेकिन फिर भी हर नशा इस्तेमाल करने वाले की ज़िंदगी जो है वो तंज़ली का शिकार रहती है। उन्हें हुँ, उसे अपनी ज़िंदगी में मूड के हवाले से मसाइल का सामना यस। रहता है, चाहे वो उनके घर वाले हैं या बाहर सराउंडिंग में उनको लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में या उनको सस्टेन करने में मसाइल दरपेश रहते हैं। बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि कोई भी नशावर चीज़ यहाँ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझा जाता। चाहे वो सिगरेट भी है, चाहे वो सोसाइटी के अंदर कॉमन है, लेकिन अभी भी कल्चर में वो इस तरह नहीं है कि सिगरेट पीने वाले को कोई अच्छा समझा जाता है, उसको बुरी नज़र से ही देखा जा रहा होता है। तो जो भी अगर इस्तेमाल कर भी रहा है, चाहे उसको एडिक्शन है, चाहे उसको एडिक्शन नहीं है, तो उसको एक सिग्मा के तौर पे देखा जा रहा होता है। उसको एक अब उसकी जो पर्सनल लाइफ़ है और जो उसकी सोशल लाइफ़ है, वो सेपरेट हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर आपने काम करना है, तो उसको देख लें कि उसका एंड कहाँ पे हो रहा है। मतलब बिगिन विद एंड इन माइंड, जो एक 7 हैबिट भी है, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो अपनी मूड को बेहतर करने के लिए है, तो उसका एंड कहाँ पे होगा, एंड रिज़ल्ट कहाँ पे आएगा। अगर आप उस एंड रिज़ल्ट से ओके हैं कि अच्छा 10 साल के बाद, 5 साल के बाद यहाँ पे मेरा एंड हो सकता है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद इसकी डोज़ेज इंक्रीज़ हो जाएगी, इसका मिकदार इंक्रीज़ हो जाएगी, इसका जो इफ़ेक्ट है रिलेशनशिप्स पे वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो पहले ही फिर वो अक्लमंदी ये है कि उसकी तरफ उस ट्रैक पे ना ही जाएँ।
यानी कि रैशनली हम ऐसा सोच भी हुँ, नहीं सकते कि अगर कुछ नहीं भी होता तो भी मैं इस्तेमाल करूँ। हुँ, तो रैशनली जब हम इस चीज़ को सोचते हैं कि क्या हमारे फ़ैसले का हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात मरतब होते हैं, हुँ, तो फिर हम कॉन्शियसली डिसीज़न लेने की तरफ आएँगे। बिल्कुल, लेकिन जो इस बीमारी का शिकार होता है तो हमारा मास्टर ऑर्गन यानी हमारा ब्रेन, ब्रेन, वो यस, इफ़ेक्ट होता है सबसे बढ़ के। तो बिल्कुल। जहाँ से हर तरह का हुक्म जो है वो जारी होना होता है। हुँ, सारी बॉडी को जो इंस्ट्रक्शंस जानी है, सारे मैसेजेस जो हैं जहाँ से जो मरकज़ है मैसेजेस का, तो जब वहाँ पे फ़ॉल्ट आता है तो फिर जो है पेशेंट खुद नहीं देख पाता कि कोई प्रॉब्लम है। फिर हुँ, आस-पास वाले जो सराउंडिंग में लोग हैं, वही देख के बता सकते हैं कि भई इनको हुँ, इलाज की ज़रूरत है या इस मसले के लिए कुछ इनको करना बिल्कुल। चाहिए। मतलब कि जो हमारी बॉडी का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे एक कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है, एलईडी पे वो सारी स्क्रीन आ रही होती है, क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन-सा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन वो सारी की सारी वर्किंग सीपीयू के अंदर हो रही होती है। तो इसी तरह जो बॉडी का निज़ाम है कि यस, हमारी आँखें देख रही हैं, हमारे नाक सूँघ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं। इन सब का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो ब्रेन है। तो वहाँ पे सारे निज़ाम चल रहा है। तो एडिक्शन और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे इन्वॉल्व्ड ही उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ हैं, उस ब्रेन के साथ हैं। तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त होता है थोड़ा सा एक छोटी सी ब्रेक का। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, डिजीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होता क्या है, जो प्राइमरी एस्पेक्ट है, जो बुनियादी एस्पेक्ट है कि जीन्स के साथ ये बीमारी चलती है और इसमें प्रोग्रेसिव नेचर की बीमारी है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह ये डिनायल आ जाता है, किस तरह ये बीमारी क्रॉनिक भी है और ये फेटल भी बन सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, अगर इसको मैनेज ना किया जाए। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और आज मंडे के शो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जो ड्रग एडिक्शन की बीमारी है, जो नशे की बीमारी है। तो उसमें ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि इसका प्राइमरी एस्पेक्ट क्या है, इसका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट क्या है, ये बीमारी होती क्या है, और इसके अंदर जो आने वाली मुश्किलात हैं वो पेशेंट कैसे फेस करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बताता जाऊं कि आप भी इस शो का पार्ट बन सकते हैं विद जो कमेंट्स ऑन आर लाइव जो ब्रॉडकास्ट चल रही है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एंड हमारा जो 24 आवर्स अवेलेबल व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी इनपुट दे सकते हैं, अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बनाएं। तो जसपाल साहब, हमने डिस्कस किया प्राइमरी एस्पेक्ट, हमने डिस्कस किया प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। तो एक जो बाकी दो रह गए हैं, क्रॉनिक और फेटल इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, उस पे भी थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट के जो यूज़र और अब्यूज़र के डिफरेंसेस हैं, कि जो नशा इस्तेमाल करता है लेकिन बीमारी में नहीं जाता, और जो नशा इस्तेमाल करता है बीमारी में चला जाता है, वो 20% जो रेशियो हमने डिस्कस की, तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट हम वी स्टार्ट विद कि ये क्रॉनिक जो कहा जाता है कि अब ये बीमारी चलेगी, इसका इलाज शुरू होता है, लेकिन
ख़त्म नहीं होता, मतलब कि मैनेजमेंट जारी रहती है। जिस तरह ब्लड प्रेशर के अंदर, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ है, शुगर है, कोई और बीमारी है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, उसकी मैनेजमेंट, दिल की बीमारी है, उसकी मैनेजमेंट जो है वो अब ताहयात जारी रहती है, कोई ना कोई गोली के हिसाब से, कोई ना कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हिसाब से। तो ये कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, क्रॉनिक यानी कि ये हमेशा रहने वाली बीमारी है, हुँ, नशे की बीमारी। लेकिन हमेशा रहने से बाज़ दफ़ा जो गलत ऑडियंस जो परसेप्शन है ले लेती है। परसेप्शन जो है वो ये हुँ, बनती है कि इसका मतलब कि सारी ज़िंदगी ही जो स्यापे है होंगे। स्यापे रहेंगे। तो सारी ज़िंदगी स्यापे नहीं रहेंगे जब आप इसको हुँ, मैनेज करते हैं। इवन हम अपने फ़ोरम से जो हमारे पेशेंट बहुत अच्छी रिकवरी में हैं काफ़ी सालों से, उनका रेफ़रेंस देते हुए और ख़ुद भी जब वो स्टेक होल्डर सेशंस में आके बाकी पेशेंट के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो वो बताते हैं कि एक आम बंदा जो कि नशे की बीमारी में नहीं है और एक वो इंसान जो कि नशे की बीमारी में है और उसने अपनी डिज़ीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख लिया, तो वो उस बंदे से ज़्यादा आपको लाइफ में प्रोडक्टिव नज़र आएगा, जिस बंदे को नशे की बीमारी नहीं थी। हुँ, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंसान नशे की बीमारी के अंदर होता है, तो जब वो अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करता है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की तरफ आता है, तो वो ऐसे हुनर, ऐसी स्किल्स से वो रूबरू होता है जिनको वो अपनी लाइफ में अपना के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, अपनी लाइफ के हुँ, अंदर स्टेबिलिटी को लाता है, फंक्शनल होता है, देन प्रोडक्टिव होता है। यस, सो ये वो जो कीमती अहम असूल हैं, यानी कि अपनी लाइफ को प्रिंसिपल सेंटर बनाना, तो नशे की बीमारी उस चीज़ की डिमांड करती है। और जब कोई पेशेंट रिलीजियसली फॉलो करता है उन सारी चीज़ों को, तो वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। ठीक हो गया। सो लास्ट पॉइंट जो कि फेटल यानी कि इस डिज़ीज़ के अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर आप इसको मैनेज नहीं करते, तो ये के लिए जानलेवा हो सकती है। उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार हो सकते हैं कि कैसे जानलेवा हो सकती है। लाइक ओवरडोज की वजह से, या अगर कोई इंसान नशे की बीमारी में है और साइकोसिस में चला गया है, तो साइकोसिस के अंदर किसी को मार देना या अपने आप को मार लेना, सो ये चीज़ें आपको उसके अंदर नज़र आती हैं। या साइकोसिस में या ड्रंकन हालत में किसी पे फायरिंग कर देना, किसी से उलझ पड़ना, तो उससे जो है आपको हार्म हो सकता है, आपके लिए जानलेवा ये हो सकती है। तो ये बिल्कुल, चीज़ें जो है, जो रिमेनिंग हमने डिस्कस की इस नेचर ऑफ यस, डिज़ीज़ के अंदर। यस। तो उसी के साथ ज़्यादातर रिलेट किया जाता है, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, कि इलाज जब शुरू होता है तो अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। समटाइम्स मल्टीपल जो मेडिकेशंस हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जब पेशेंट आता है जिसकी ब्लड शुगर रेज़ है, ज़्यादा है, तो उसको कुछ इंसुलिन देनी पड़ती है, कुछ मेडिकेशन देनी पड़ती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब उसकी रूटीन बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसकी रात की नींद, उसकी खुराक, उसका पानी का इंटेक, ये सारी चीज़ें जब बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन की या मेडिसिन की, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम ड्रग एडिक्शन, नशे की बीमारी के अंदर ले आएँ, कि जब इनिशियली जब पेशेंट हमारे पास प्रेज़ेंट होता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे होते हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ आई होती हैं, जो ब्रेन सारी इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर, कि साइकोसिस हो सकती है, कोई मूड के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो उसको अग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। समटाइम्स इंजेक्शन देने पड़ते हैं, समटाइम्स मेडिकेशन, हाई मेडिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब उसको भी टाइम होता है, वो रिकवरी के अंदर रहता है, वो इलाज के अंदर रहता है, इंडोर ट्रीटमेंट उसका जारी है, रात की नींद उसकी आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होती है, उसको खाना अच्छा मिलता है, उसका जो वाटर इनटेक है, पानी जो रोज़ाना इंक्रीज़ पीता है, ज़्यादा पीता है, उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, कोई वॉक हो जाती है, कोई एक्सरसाइज हो जाती है, उसके इंटरेक्शंस, उससे बात की जाती है, उसकी सीबीटी इनिशिएट होती है, उसकी थेरेपी इनिशिएट होती है, उससे उसकी मर्ज़ के बारे में आगाह किया जाता है, उसके बारे में टास्क वर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फॉर द मेडिकेशन वो डिक्रीज़ कर देती है। मतलब कि जो पहले दिन आया था पेशेंट, उसको अगर हम कोई 20 मिलीग्राम मेडिकेशन दे रहे हैं, कोई भी फ़र्ज़न फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है कि वो 20 मिलीग्राम कोई 1 मिलीग्राम तक आ जाए। मतलब कि मेंटेनेंस डोज़ेज तक आ जाए। मेंटेनेंस डोज़ेज उस डोज़ेज को कहा जाता है कि जिसके ऊपर अब पेशेंट मेंटेन्ड है, कि उसमें ख़राबी नहीं आ रही।
हुँ, इसमें बस जो पेशेंट्स की फैमिली हैं और पेशेंट्स हैं, उनको ये गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो आपकी मेडिकेशन चल रही है, ये मिनिमल मेडिकेशन है, ये मेंटेनेंस डोजेज है। अगर इसको हम ख़त्म कर देंगे, तो दोबारा से वो ख़राबियाँ वापस आ जाएँगी। तो आपने इसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं करनी। कोई भी आपको इश्यू होता है, कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट आता है, तो आप आएँ, डॉक्टर से बात करें, साइकियाट्रिस्ट से बात करें, तो उस इश्यू को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। चाहे वो मेडिसिन को चेंज करके हो, चाहे वो मेडिकेशन को इंक्रीज़ करके हो, डिक्रीज़ करके हो, या कोई भी जो फ़ैसला साइकियाट्रिस्ट का होगा, वो मद्देनज़र रखते हुए, वो जो चेंज है, जो साइड इफ़ेक्ट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो फिर चेंज कर दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो सेल्फ मेडिकेशन है, मेडिकेशन में खुद रद्द-बदल है, उससे ना कोई आपको फ़ायदा होगा, मतलब पेशेंट को हम बताते हैं, ना उनकी फैमिली को कोई फ़ायदा होगा, ना ही कोई साइकियाट्रिस्ट को या डॉक्टर को फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें जो मेडिकेशन वाली हैं, वो एक साइकियाट्रिस्ट से, एक डॉक्टर से ही कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हुँ, और इसमें जो अक्सर फैमिली के साथ इस मामले को डिस्कस करते वक़्त सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो यही कि हमारी जो किसी चीज़ पे रिलायंस है ना, कहीं न कहीं हम उसको बहुत नेगेटिव देखते हैं। हुँ, मेडिकेशन के हवाले से भी जब बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ कहती हैं कि क्या ये सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी? हुँ, तो आपने जैसे बताया कि वो एक मेंटेनेंस डोज़ पे पेशेंट आ यस। जाता है जितना कि उसका लाइफ़स्टाइल बेहतर होता चला हुँ, जाएगा। तो ये चीज़ की एक चीज़ जो हमारी लाइफ़ को फ़ंक्शनल कर रही है, अब जैसे ग्लासेस हैं, एक हुँ, बंदा जिसकी आईसाइट वीक है, तो वो अगर ये कहे कि मैं एक ऐसा लगा के लगूँगा, अगर इस ख़्याल हुँ, के साथ ही वो ऑपरेट करता रहे, तो वो कितना महरूम रह जाएगा बिनाई से वो, या हुँ, चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाएगा। बिल्कुल। सो हम उसके अंदर हम इतने शेमफुल महसूस नहीं करते, लेकिन मेडिकेशन के ऊपर जब हम अपनी रिलायंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कई दफ़ा जो है महसूस करते हैं कि हमें मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, हुँ, बल्कि हमें यहाँ पे ये देखना चाहिए कि उस मेडिकेशन के आने से आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हुई है। और अगर आज से कुछ अर्सा पीछे आप चले जाएँ, 50-60 साल पीछे चले जाएँ या 1 सेंचुरी पीछे चले जाएँ, तो तब इन बीमारियों का इलाज किस तरह से हुआ करता था। हुँ, सो उससे भी हमें कहीं न कहीं अफ़ादियत, और हम ग्रेटफुल होंगे इस चीज़ के कि आज की जो मेडिकेशन है, वो किस तरह से हमारी लाइफ़ को फ़ंक्शनल बनाती है। बिल्कुल। तो इसमें बस यही है, जैसे बात के जो भी इशू आता है मेडिकेशन के रिगार्डिंग या आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, उसको डिस्कस करें, काउंसलर के साथ डिस्कस करें, डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन क्रिएट करें और वो मिल के क्रिएट करें। ये नहीं कि अपनी तरफ से जो कॉमन सेंस की बातें होती हैं, एक तो मिथ ये भी होती है कि ये नशे की गोलियां हैं, इनसे नशा रहता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। यस, जो साइकियाट्रिक मेडिकेशंस होती हैं उनके अंदर कुछ एलिमेंट सिडेशन का होता है, लेकिन वो तब आता है जब उसका डोजेज ज़्यादा हो या फिर उसके अंदर पानी का जो इनटेक है पेशेंट का वो कम हो गया हो, कोई रूटीन के अंदर ख़राबी आ रही हो, रात की नींद अफेक्ट हो रही हो, मतलब उस पॉजिटिव फैक्टर को हम ढूंढते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ साइकाइट्रिस्ट, तो उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर उस रूटीन के साथ हम उस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दें, तो मेडिकेशन वही रहती है। लेकिन अगर रूटीन ठीक करने के बावजूद वो साइड इफ़ेक्ट रहता है, तो प्रोज़ एंड कॉन्स ऑफ मेडिकेशन देखे जाते हैं कि उस मेडिकेशन का फ़ायदा क्या है, उस मेडिकेशन का नुकसान क्या है? क्या फ़ायदा नुकसान से ज़्यादा है? क्या नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है? तो उसके रिगार्डिंग फिर उसके अकॉर्डिंगली उस मेडिकेशन को रिव्यू किया जाता है। जी। तो ये तो बात हो गई रिगार्डिंग क्रोनिक पार्ट और फेटल पार्ट और मेडिकेशन के रिगार्डिंग भी। अब डिस्कस करते हैं कि वो जो डिफरेंस है कि एक पेशेंट है, एक बंदा है जो नशा इस्तेमाल करता है, ड्रग इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे ड्रग एडिक्शन नहीं होती, उसकी लाइफ के अंदर कोई ख़राबी नहीं आती। वो अगर वीकेंड्स पे इस्तेमाल कर रहा है कोई भी नशा, तो वो वीकेंड्स पे ही उसका नशा रहता है। उसकी जो डोज़ेज है वो बरकरार रहती है, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आता, इंक्रीमेंट नहीं आता। और वर्सेस वो दूसरा बंदा जो नशा इस्तेमाल करता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उसके नशे की मिकदार भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो पहले वीकेंड्स पे इस्तेमाल करता था, तो आहिस्ता-आहिस्ता सारे वीकडेज़ में भी इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, और जो उसकी मिकदार थी नशे की, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हो गई है। तो ये क्या माजरा है? क्या वो डिफरेंसेस हैं कि यूज़र कौन बन जाता है और अब्यूज़र और ड्रग एडिक्ट ये क्या बन जाते हैं? हुँ।
सो बुनियादी चीज़ तो जो हमने फर्स्ट सेगमेंट में ही डिस्कस की कि मेटाबॉलिक एरर बिल्कुल। का आना जो है वो ड्रग एडिक्शन को या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को डिफाइन करता है। अब आगे इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि जो इंसान सब्सटेंस हुँ, यूज डिसऑर्डर के साथ होगा या ड्रग एडिक्शन के साथ होगा, तो उसके ड्रग के पैटर्न के अंदर क्या डिफरेंस होगा उस बंदे से जो कि यूज़र है, जिसको हुँ, अपनी लाइफ में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। सो जो एक एडिक्ट होगा या जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ होगा, पहला ये कि वो जब भी नशा करेगा, जितनी उसने नीयत तय की होगी, जितना डिसाइड किया होगा कि मैं इतनी मिकदार में नशा करूँगा, वो हमेशा उससे ज़्यादा करेगा। हुँ, ये चीज़ रहेगी। फिर ज़्यादातर दिन के वक़्त या तो वो ड्रग के प्लान्स कर रहा होगा कि मैं कैसे ड्रग अरेंज करूँ, मैं पैसों का कैसे अरेंज करूँ, यानी कि वो प्री ऑक्यूपाइड होगा और ऐसे थॉट से जो कि उसको ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं। इसके साथ उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी, नशे की तलब जो है वो उसको रहेगी। लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, जिस मिकदार में वो पहले नशा किया करता था, अब उसकी बॉडी की टॉलरेंस जो है बर्दाश्त है बॉडी की वो बढ़ चुकी होगी कि अब उसको उस ख़ास मिकदार में नशा मज़ा नहीं देता या वो इफ़ेक्ट नहीं देता जो कभी दिया करता था। और यही वो वजह होती है जिसकी वजह से पेशेंट एक ड्रग से पहले उसकी मिकदार को हुँ, बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद किसी दूसरी ड्रग पे जो है वो स्विच होते हैं। सो ड्रग बिल्कुल। एडिक्शन के अंदर एक तो लॉस ऑफ कंट्रोल आएगा, क्रेविंग्स होंगी बहुत ज़्यादा, जितनी डिसाइड किया होगा उससे ज़्यादा पेशेंट नशा करने की तरफ आएगा। इसके अलावा उसकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर वो डिसफंक्शनल होगी। आप डिसफंक्शनल एक ब्रॉड टर्म है, इसको अगर हम ताल्लुकात के हवाले से देख लें या उस अगर कोई किसी जगह पे वो काम करता है, जॉब करता है पेशेंट, तो वो उसको वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होगा, जो कमिटमेंट वो करता होगा वो नहीं कर पाएगा। करैक्टर डिफेक्ट्स जो हैं वो उसकी लाइफ में बहुत सारे होंगे, जिसमें झूठ बोलना, ठीक है? हुँ, झूठ जो वो तय कहेगा किसी को बात उसको पूरा नहीं कर पाएगा, जिससे उसके ताल्लुकात अफ़ेक्ट होंगे। इसी तरह परफेक्शनिज़्म और वो और काफ़ी सारे जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं जिसमें इंसान मुब्तला हो सकता है। हुँ, अब यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है कि आम तौर पे जो लोग ड्रग करते हैं, जो नशे के मरीज़ होते हैं, तो लोगों का ये ख़्याल है कि जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं, वो उनमें पहले आते हैं। हुँ, हालाँकि नशे की बीमारी जब आती है किसी पेशेंट में, तो नशे कहते ही उसे हैं जो किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी अपनी ज़िंदगी के जो फ़राइज़ हैं, उनसे वो दूर भागना शुरू कर दे या वो इस काबिल रहता ही नहीं मेंटली कि वो उन सरगर्मियों को, उन फ़राइज़ को अच्छे से निभा पाए। तो ये सारी एक स्ट्रगल एक पेशेंट की होती है जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के साथ होता है कि वो हर वक़्त नशे के ख़्यालात के अंदर रहता है, उसे क्रेविंग्स रहती हैं और लाइफ़ उसकी जो है वो डिसफंक्शनल होती है। जबकि हुँ, जो यूज़र है दूसरी साइड पे, उसकी ज़िंदगी में इस तरह से मसाइल नहीं आते। वो वीकेंड में अगर एक दफ़ा करता है, तो वो एक ही दफ़ा करेगा, उतनी मिकदार से ज़्यादा मिकदार उसकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सही। जबकि एक एडिक्ट जो है, ये भी एक मैं यहाँ पे अहम पॉइंट बता दूँ कि ये भी मुमकिन है कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा करने वाला भी एडिक्ट हो। बिल्कुल। अब ये कैसे पता चलता है कि कोई एक दफ़ा करता है हफ़्ते में या महीने में एक दफ़ा करता है, तो वो एडिक्ट हो सकता है? ये पता चलता है कि नशा करने के बाद नशा उस इंसान के साथ क्या करता है। हुँ, क्या वो अपनी सेंसेस में रहता है? क्या वो स्टेबल रहता है? क्या उसकी फंक्शनैलिटी मुतासिर होती है? हुँ, सो ये जो जित जो है बाद के जो मसाइल आते हैं या बाद की जो स्टेट होती है किसी पेशेंट की, वो डिफ़ाइन करती है कि क्या ये एडिक्शन के जीन्स इसके अंदर मौजूद हैं और ये लेटर ऑन अगर आज उस कदर मसाइल नहीं हैं, तो आगे चल के हुँ, ये नशे की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत खूब बताया जसपाल साहब। तो अभी लेते हैं हम एक छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि डिनायल क्या होता है और इससे निकला कैसे जाता है? और ये जो बीमारी है ड्रग एडिक्शन की, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की, तो इसकी जो अर्ली मैनेजमेंट है और जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है वो क्या हो सकती है? तो अभी लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक एंड वापस आते हैं। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल। जी, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। और मंडे के शो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए है जो इसके 4 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं कि किस तरह ये बीमारी प्राइमरी है, क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है, और इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन बी फेटल। किस तरह से ये जो 4 डोमेन्स हैं लाइफ के, हेल्थ के, उन चारों को अफेक्ट कर रही होती है। बायोलॉजिकल जो फिज़िकल एस्पेक्ट है, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, जिसमें कैरेक्टर डिफेक्ट्स ज़्यादातर आ सकते हैं। तो ये सारे हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं कि जो डिनायल आ जाता है इस बीमारी के अंदर, करेक्टरिस्टिक होता है इस बीमारी का, और बाकी भी काफ़ी बीमारियों में जो डिनायल है, खुद फरेबी है कि मुझे कोई मसला नहीं है, जिसने मुझे इलाज के लिए भेजा है सारा मसला उसी का है। मिनिमाइज़ करना कि नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं मैं करता इस्तेमाल, मैं तो कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून इस्तेमाल करता हूँ। रैशनलाइज करना मतलब जितने डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं जो हमारा ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, जब ये बीमारियाँ आ जाती हैं तो ब्रेन को महफूज करने के बजाय वो डिफेंस मैकेनिज़म्स इस बीमारी को महफूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कि इस बीमारी को एक्सेप्ट करने में हिंड्रेंस डाल रहे होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और वो क्या और डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, वो डिनायल कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जसपाल साहब मैं आपसे ही पूछूंगा कि हाउ दिस हैपन्स और इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकली जब भी कोई ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसा जो हमें डिस्कम्फर्ट करता है, हुँ, ऐसी बात हमें पता चलती है, तो हमारा स्पॉन्टेनियसली उस पे जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के लिए उस हकीकत को मानना, एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल होता है। बिल्कुल। पेन की वजह से, शेम की वजह से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सेम ही चीज़ एडिक्शन के मामले में भी है कि जब कोई पेशेंट हमारे पास एडिक्शंस का आता है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करता कि उसके साथ कोई मसला है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो मौजूद है, जिसमें एक डिफेंस मैकेनिज़्म डिनाइल, जो कि जिसकी काफ़ी सारी आगे टाइप्स हैं जो ड्रग एडिक्शन के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंटली हुँ, देखी जा सकती हैं। कि एक पेशेंट ये कहता है कि मेरा तो कोई मसला है ही नहीं। अब यहाँ पे हुँ, समझने वाली बात ये है कि बाज़ दफ़ा फैमिली मेम्बर्स भी, जब पेशेंट कहता है कि मेरा कोई मसला है नहीं, तो उसके साथ बहस में पड़ जाते हैं कि ये माँ उसको मनवाना है, ये मानता क्यों नहीं हुँ, है। तो वहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो डिनायल है वो बेसिकली पेशेंट के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली अगर वो अपने आप को खुद फ्रेबी में नहीं रखता, तो वो उस डिसकम्फर्टिंग रियलिटी के साथ वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखने के लिए हमारा ब्रेन जो है वो इस टेंडेंसी के साथ होता है कि वो एक फॉल्स रियलिटी बना ले, यानी कि डिनाइल के अंदर पेशेंट को मुब्तला रखे, जिसमें पेशेंट ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं ड्रग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है, या वो इस तरह से वो रैशनलाइज करते हैं। या कोई पेशेंट कंपेयरिंग आउट की तरफ आता है कि मैं तो हुँ, इतना ड्रग नहीं करता जितना कि फ़लाँ पेशेंट या फ़लाँ बंदा जो है वो ड्रग करता है। तो इस तरह अपनी नशे की मकदार को वो जस्टिफ़ाई करने की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा वो ब्लेम गेम की तरफ आते हैं कि अगर फैमिली ने मेरी ये वांट्स पूरी की होती, या मेरी बात सुनी गई होती, फ़लाँ जगह मेरी शादी हो जाती, अगर ये मेरी चीज़ों को पूरा किया जाता, तो मैं ड्रग्स की तरफ जाता ही क्यों? सो ये हुँ, सारी जो है डिनाइल की लैंग्वेज है, जो फैमिली को और पेशेंट दोनों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, जो सबसे पहला स्टेप है इस बीमारी में बहाली के लिए। इसी तरह पेशेंट, क्योंकि बारहा पेशेंट ने अपने तौर पे भी कोशिश की होती है कि वो ड्रग को छोड़े, तो जब वो इसमें कामयाब नहीं होता, तो उसका यही अपने बारे में एक राय कायम होती है कि मैं शायद ऐसा कर ही नहीं सकता। तो वो होपलेसनेस के अंदर भी चला जाता है, और ऐसे में जब कोई बाहर से उनको कहे कि भाई आप नशा ना किया करो, तो ऑब्वियसली ये पेशेंट से दुश्मनी मोल लेने वाली बात ही है कि एक इंसान जिसने अपने तौर पे इतनी ज़्यादा कोशिश की है
और वो उससे नहीं छोड़ पाया, तो उसने एक नतीजा निकाल लिया अपनी एफ़र्ट से, अपनी फेलियर से, कि मैं शायद ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में पेशेंट का एड्रेनाल जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है और वो डिफेंड करता है अपने आप को, अपनी बीमारी को, कि मैं, मेरे साथ इतना कोई मसला नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। ख़ास करके जो लोग अपने काम काज खुद कर रहे होते हैं या जो घर के सरबराह होते हैं, अगर उनमें हुँ, कोई नशे की बीमारी पाई जाती है, तो वो भी ये चीज़ बहुत कहते हुए नज़र आएंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं अपने मसले को देख सकता हूँ, मेरे मसले में कोई ना आए। और ये बातें सुन के बाज़ दफ़ा घर वाले भी इलाज में लाने में ताख़ीर कर देते हैं कि ये हुँ, एक अडल्ट है, अब अगर यही नहीं मानता तो हम इसको कैसे ट्रीटमेंट में ले जा सकते हैं। बिल्कुल। हालाँकि वो कभी नहीं ये कहेगा कि मेरे साथ कोई मसला है, क्योंकि नशे की बीमारी पलती ही डिनाइल के अंदर है। जब तक डिनाइल रहता है तो पेशेंट इस आगाही में नहीं आता कि वो पहचान पाए कि वो एक क्रोनिक डिज़ीज़ के साथ है। और ये डिनाइल ना सिर्फ कि पेशेंट की साइड पे रहता है, बल्कि फैमिली की साइड पे भी उतना ही देखने में आता है कि फैमिली इसको डिज़ीज़ एक्सेप्ट नहीं करती या ये नहीं मानती कि पेशेंट जो भी बातें कर रहा है वो डिज़ीज़ की वजह से कर रहा है। फैमिली यही समझती है कि ये जानबूझ के ऐसा करता है, ये ठीक होना ही नहीं चाहता। अगर ये इरादा कर ले तो ये नशा कल ही छोड़ सकता है। फ़लाँ बंदे को देख लो, उसने तो नशा कब से छोड़ दी है, वो तो किसी इलाज में नहीं गया। हुँ, तो इस तरह के जो बातें हैं, फैमिली जब वो कर रही होती है तो वो इलाज के अंदर ताख़ीर हो रही होती है। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि डिनायल ना सिर्फ पेशेंट की साइड पे बल्कि फैमिली की साइड पे भी उतना ही नज़र आता है। बिल्कुल। तो इसी वजह से हमें जो बात करनी पड़ती है इलाज के मुतल्लिक भी, वो ना सिर्फ़ पेशेंट के साथ बल्कि ज़्यादातर उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ ही करनी पड़ती है। कि उनको इलाज के अंदर उनको इलाज के मुतल्लिक गाइड करना पड़ता है कि बीमारी है क्या, इसके अंदर क्या खसूसियात हैं, वही बातें कि प्राइमरी है, क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फेटल भी बन सकती है। और इसके अंदर किस तरह ये डिनायल आ सकता है, तो किस तरह उसको मैनेज करना है, जो तसादुम है उसको कैसे मैनेज करना है, झगड़ा किए बगैर किस तरह अपने पेशेंट को राज़ी करना है, वो इंटरवेंशन के पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह एक मरीज़ के साथ जिसको डिनायल है, उसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसको मेडिकेशन दिलानी है, कैसे उसको ट्रीटमेंट में लेके आना है। ये सारी बातें फिर फैमिली मेम्बर्स जो उनके सिबलिंग्स होते हैं, जो उनके लव्ड वंस होते हैं, उनके साथ की जाती है और फिर पेशेंट को एक इलाज गाह में लेके आया जाता है। इलाज गाह में आने के बाद जो इनिशियल पीरियड है उसके अंदर बॉडी से जो पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर से नशा निकल रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है, डिटॉक्सिफाई जिसे कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड होता है। जो मुख्तलिफ जो नशे हैं उनका डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो अल्कोहल है इट टेक्स अराउंड 48 टू 72 आवर्स के बॉडी से रिमूव हो जाए और बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे चर्स है वो अराउंड 20 डेज़ 2 वीक्स लेती है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड के बाद इनके विड्रॉल्स फिर शुरू हो जाते हैं। इसी के अंदर जो विड्रॉल मैनेजमेंट फिर जारी होती है। उनको इस तरह की मेडिकेशन दी जाती है कि उनको अज़ियत ना हो, उनको दर्दें ना हो, उनको बेचैनी ना हो। मतलब कि अगर कोई इस तरह का नशा इस्तेमाल करता है जो स्टिमुलेंट है, तो उसके विड्रॉल्स के अंदर उनको नींद ज़्यादा आएगी। कोई इस तरह का नशा इस्तेमाल करता है जो डाउनर है, जैसे अल्कोहल, बेंज़ोस, तो उसके विड्रॉल के अंदर बेचैनी होगी। उसके अंदर नींद के जो तकलीफ़ें होंगी, नींद नहीं आएगी रात को, तो उनको मैनेज किया जाता है। इसी तरह फिर जब विड्रॉल्स और स्टेबलाइजेशन पीरियड आ जाता है तो फिर पेशेंट से बात की जाती है कि असल में मसला क्या था, कि किस मसले की वजह से वो एक्चुअली में जो ड्रग है उसकी तरफ गए थे। हो सकता है कोई अंडरलाइंग मूड डिसऑर्डर, कोई अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर मौजूद हो। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम होगा, लेकिन ज़्यादातर देखने में आता है कि 3 आउट ऑफ 4 पेशेंट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन डू हैव एन अंडरलाइंग मूड डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए। अदरवाइज़ अगर मूड डिसऑर्डर नहीं है तो ड्रग एडिक्शन ऑन इट्स ओन उस डिसऑर्डर पे बात की जाती है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे लेके चलना है, उसके मतलब सीबीटी, डीबीटी और काफ़ी दूसरी टेक्निक्स जो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। साथ साथ इनकी मेडिकेशन जारी होती है। अगर कोई मूड डिसऑर्डर है तो मूड डिसऑर्डर की मेडिकेशन जारी रहती है। ड्रग एडिक्शन की ऑन इट्स ओन इस तरह की कोई मेडिकेशन नहीं है,
जो मेडिकेशंस हैं वो इस तरह की हैं जो डोपामीन लेवल्स को स्टेबलाइज करती हैं, जैसे मूड स्टेबलाइजर्स हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जब पेशेंट स्टेबल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उन मेडिकेशंस को मेंटेनेंस डोजेज पे लेके आया जाता है। और जो फोकस कर रहे होते हैं जो पेशेंट के साथ, वो रूटीन पे फोकस कर रहे होते हैं कि आपकी रात की नींद जो है वो बेहतर होनी चाहिए, जो आपकी डाइट है वो बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पे विलिंग वेज के अंदर 6 मील्स की तरफ फोकस किया जाता है, मतलब 3 मेजर मील्स, जो आपका ब्रेकफास्ट है, जो लंच है, जो डिनर है, और इसके साथ 3 स्नैक्स के ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान कोई योगर्ट दे दी, लंच और डिनर के दरमियान कोई फ्रूट बॉक्स दे दिया, और सोने से पहले, बेड टाइम से पहले कोई एक 1 ग्लास ऑफ मिल्क या इस तरह का कुछ दे दिया। ये 6 मील्स में जो कंप्राइज करता है डाइट प्लान, वो इस्तेमाल किया जाता है। और पानी पे, जो हाइड्रेशन है, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन में भी और इन जो मेडिकेशंस हैं ड्रग एडिक्शन की, मूड डिसऑर्डर की, उनके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अराउंड 2 to 2.5 लीटर वाटर इनटेक डेली पे हम फोकस करते हैं। इसके अलावा कोई लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉक है, वहाँ पे हम उनको लेके जाते हैं। साथ ही रेस कोर्स पार्क है, वहाँ पे अंडर द सुपरविजन ऑफ जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनकी सुपरविजन में जो पेशेंट्स कंप्लाइंट हैं उनको लेके जाया जाता है वॉक पे, उनकी एक्सरसाइज करवाई जाती है, जो लाइट एक्सरसाइज कहलाती है। और इसके साथ साथ फिर उनके जो सोशल एस्पेक्ट है, जो उनके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए होते हैं विद देयर फैमिली मेम्बर्स, विद देयर पेरेंट्स, विद देयर सिबलिंग्स, विद देयर फ्रेंड्स, उनको रिस्टोर किया जाता है, ताकि एक जो हेल्दी तरीके से चारों डोमेन्स पे काम हो। मतलब कि उनके फिज़िकल एस्पेक्ट पे, उनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, उनके मेंटल एस्पेक्ट पे, उनके सोशल एस्पेक्ट पे, और उनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी, उनके जो कैरेक्टर डेफिसिट्स हैं, जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, उन पे भी काम किया जाता है। जी, अहमद साहब आपने बहुत ही अच्छे हुँ, से हुँ। डिटेल्ड जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट यस। प्लान है, वो मेडिसिनल हो चाहे वो काउंसलिंग वाला, तो जो साइड बाय साइड चलती हैं चीज़ें आपने बहुत हुँ, अच्छे से बताई। बस मैं इसमें एक ही पॉइंट मेरे ज़हन में जो फर्दर आ रहा है वो हुँ, मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हमने इससे पहले डिनाइल को डिस्कस किया कि यस। पेशेंट और फैमिली डिनाइल में होती है। तो इसीलिए जब हम पेशेंट को इंडोर ट्रीटमेंट में लेके आते हैं तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो है वो बहुत अहम टूल है, जिससे पेशेंट के अंदर ये इंसाइट डेवलप की जाती है कि वो एक डिज़ीज़ के साथ है। उससे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका मकसद जो है पॉइंट विन करना नहीं होता, जिनका मकसद पेशेंट से ऐसे सवालात पूछ के उसको खुद तब्दीली या चेंज की सिग्निफिकेंस की तरफ लाना होता है कि वो खुद ये फ़ैसला करे कि हाँ, मुझे एब्सटिनेंस में जाना है, मुझे ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो क्यों ज़रूरी है। तो ये साथ-साथ जो चीज़ें चलती हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जिस स्पोर्टिव काउंसलिंग अपना रोल प्ले करती है, जिसमें पैराडाइम शिफ्टिंग के ऊपर हम काम करते हैं। तो इनिशियली जो है पेशेंट के अंदर इनसाइट डेवलपमेंट के अंदर मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है, और पेशेंट अपने मसले को जो है आइडेंटिफ़ाई करता है। हुँ, बिल्कुल। तो ये रही डिस्कशन रिगार्डिंग सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, ड्रग एडिक्शन, नशे की बीमारी। तो जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिसीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, और क्या वो मुश्किलात आती हैं, जैसे डिफेंस मैकेनिज़म्स जैसे डिनायल, और फिर इसकी आखिर में मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो यस, ये जर्नी एक हार्ड जर्नी है, लेकिन जब इसमें एक पेशेंट आ जाता है, तो जब इसके दूसरे एंड पे निकलता है, तो एक बहुत आला, बहुत उम्दा इंसान बनता है। और ये वही जो सारी बातें हैं, रूटीन है, जो एक नॉर्मल पर्सन, जिसे कोई मसला है नहीं है, जिसे कोई मर्ज़ नहीं है, उसके लिए भी ये सारी जो रूटीन है वो इस्टेब्लिश करना बहुत बहुत ज़रूरी है, कि उससे वो इन बीमारियों से बच के भी रह सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स भी बेसिकली यही रूटीन है। तो उम्मीद है कि ऑडियंस ने भी इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ड्रग एडिक्शन और नशे की बीमारी के मुतल्लिक कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई भी आपकी इनपुट है, तो ज़रूर शेयर किए करें, ताकि हम उसको भी अपने जो शो का पार्ट बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी। जैसे हमारा जो शो है डेली बेसिस पे 7 to 8 पीएम ब्रॉडकास्ट किया जाता है विलिंग वे स्टूडियोज़, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तीनों शहरों से। तो आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।